একটা ভাইপো আছে যে এখন প্রেসিডেন্ট আজহারউদ্দিন সরকার, ও উপযুক্ত নয় যে মতওয়াল্লিতে ডিডের লেখা আছে যেরকম গিয়াসউদ্দিন আমার দাদাজি উনি যে ডিডটা করে গেছেন ওর অনুযায়ী ডিড অনুযায়ী ও উপযুক্ত নয়। ডিডে যা লেখা আছে হ্যাঁ ও সেরকম সে কাজ করে না। ও এবং ওনারা একটা খুব ভাইটাল অ্যালিগেশন দিয়েছেন। কি অ্যালিগেশন দিয়েছেন না ভদ্র মহিলাকে আমি মিসলিড করেছি, কোনো পেপারে সই করেছি, ওনার সাথে পয়সা নিয়েছি, কিন্তু ওনাকে মুতওয়াল্লি হতে বোর্ডে দিইনি। এই যে অ্যালিগেশন, প্রশ্নটা হলো ওই ভদ্র মহিলার সাথে আমার কোনো কানেক্টিভিটি নেই একদম। তার কারণ হলো অলরেডি আমি ডিফামেশন নোটিশ ওদেরকে ইস্যু করে দিয়েছি। তারপর নেক্সট যেটা পদক্ষেপ ডেফিনেটলি এখানে ভদ্র মহিলা যিনি সামিয়ারা বেগম আর ইরফান ছাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় আর পাগলে কি না বলে। যে পাগল হয় না সব রকম কথা বলে, তার মাথা ঠিক থাকে না। আর ছাগল আছে যেখানে সেখানে মুখ দেবে সে খাবে। আমি সেটাই ভাবি। 26A, B और C इसी नंबर 1 काबिल सरकार वक्त स्टेट मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले हफ्ता साबिक मतवल्ली सम्मी आरा बेगम ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा था कि उनको धोखा के तहत मतवल्ली के ओहदा से हटाया गया है और उनके भतीजे अजहरुद्दीन सरकार को मतवल्ली बना दिया गया। उनका ये भी दावा है कि अजहरुद्दीन सरकार किसी भी मामले में मतवल्ली के काबिल नहीं है। जवाब में अजहरुद्दीन सरकार और उनके वकील राकिब मलिक ने सम्मी आरा बेगम को कसूरवार ठहराते हुए उन पर मानहानि का मामला करने की मीडिया को इत्तला दी। अब उसी के जवाब में फिर से सम्मी आरा बेगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त स्टेट्स के ताल्लुक से बहुत से दस्तावेजात मीडिया के सामने पेश किए और अदालत तक जाने की भी बात कही। तो आइए सुनते हैं कि इस मामले में सम्मी आरा बेगम ने और ऑल इंडिया मतवल्ली एसोसिएशन के सदर सैयद इरफान शेख ने क्या क्या दस्तावेजात पेश किए। पूरी तफसीलात इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। सब उनको जैसे कि आपका टैक्स का कागज और कंट्रीब्यूशन जमा देते थे उसका देखिए कंट्रीब्यूशन। अच्छा और एक बात ये चीज दो देखिए, ये देखिए मस्जिद बन रहा है, हम खड़े होके मिस्त्री से काम करवा रहे हैं। ये देखिए हम कुछ नहीं किया तो ये क्या है? अगर हम कुछ नहीं किया तो ये क्या है? देखिए देखिए हाँ गणेश साहब के पास गए हैं, उनका वो बहुत ही माने अच्छे से बात किए और बोले कि আমি একটা দেখছি, আমি হেসনেস করব, আমি এটা ব্যাপার শুনেছি और उन्हीं खूब ভালো लोग, बहुत ही अच्छे भले लोग हैं, हमसे वो बहुत अच्छा बर्ताव किए। लेकिन जो सीओ है जब हम लोग बात करने जा रहे थे तो वो बात करने नहीं दे रहा था। छाड़े सब मिथ्ये बोलचे कने, वो ऐसा हमको बोला। गणेश साहब के पास कब गए? गणेश साहब के पास गए थे अभी कुछ दिन पहले, आपके रमजान से कुछ दिन पहले। रमजान का तकरीबन 2 महीना गुजर चुका है ना, रमजान आगे गए पोथों में रमजान के टाइम में 2 से 2.5 महीना गुजर चुका है। कुछ रिप्लाई आप लोगों को मिला? हाँ हम लोग को बोला कि लेटर हम लोग वहाँ दिया है जमा, पहले हम लोग दिया था, वो लेटर उनके पास नहीं पहुँचा था। वो हम ले जाके दिखाया जो रिसीव किया हुआ था, तो बोले कि फिर से लिख के ले आइए और आपके साथ जो हुआ है आप सब लिखिएगा। हम लिख के उसको जमा दिया है और वो बोले हैं कि सब लिख के फिर लाइए। आपका डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम जैसे मेरा वो जो था मुद्दा मतवल्ली था, मतवल्ली रहेंगे। और हमको सबसे बात ये है कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और दूसरी बात ये है कि जो तौलियतनामा मेरे दादा के हैं गियासुद्दीन अहमद सरकार, उसमें लिखा हुआ है कि जो जुआरी मतवाला और बेनमाजी और जो मैंने क्या बोले देवलिया, समझ रहे हैं ना, जो खराब जगह जाता है वो लोग नहीं हो सकता। तो ये लड़का जो बना है इसके अंदर सब खूबी है। वो लोग कैसे बनाए जानबूझकर और क्या वो लोग जीएन भी नहीं किया वो लोग। लेकिन उसमें लिखा हुआ कि पात्र होगा, सुपात्र होवे, वो क्या सुपात्र है? हम जवाब दे रहे हैं। अगर उसमें पात्रो या पात्री लिखा हुआ है दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर हियर। सब्जेक्ट मैटर इज वेदर अ मुतवल्ली इज राइटफुली और रॉन्गफुली अपॉइंटेड। यू हैव टू फर्स्ट एस्टैब्लिश प्रूव द अनलेस जुडिशियली इफ यू डोंट प्रूव इट आप ऐसे उठा के फेंक दीजिएगा। 18 साल ऐसी मुतवल्ली रह गई वो। तो उनका कहना है कि 18 साल तक इन्होंने और एक बात है जेल खट के भी आया। कानून क्या है सुनिए, 6 महीने के लिए बनी थी, क्या उसमें लिखा था मालूम? एक मिनट, क्या हुआ नहीं वो, लेकिन वो बराबर पैसा खिलवाया
क्या था मालूम है? अच्छा, आप ये पेपर शो करिए, क्या चीज का पेपर है ये बताइए। जैसे वो बोला है कि हमको कुछ नहीं मिलता था, हम लोग के वो सब लूट फूट के लेके जाती थी, आती थी। इरफान साहब उनको लोग नहीं थे क्या? इरफान साहब उनको पेपर दिखाने दीजिए ना, उनको दिखाने दीजिए वो क्या दिखा रही है, दिखाइए। सुनिए, हाँ। वो जो बोला है जो लूट फूट के खाती थी, हाँ। और वो राजीव मल्लिक बोला है हाँ। कि तोच-नोच করছে, हाँ। ও যেটা বলছে তছনছ কি তছনছ করেছে। ফার্স্ট কথা ওরা টাকা বেনিফিশিয়ারি নিত এবং যে কোনো বিল চেঞ্জ হতো হাত নিত, হাত নিয়ে এই আমার বোন আর একটা যে এসেছে উনি এসে এখানে আমার এই ছোট ভাইয়ের বউ, আমার ভাই নিত, ভাই মারা যাবার পর ওই ভাইয়ের বউ ও এসেছে এখানে, ও তুমি এসে এখানে ওনার একটা- 50,000 টাকা, এটা দেখুন আপনারা, ও নিয়েছে, ওর সই আছে, 3 জন নিয়েছে। নাফিসা ওনার একটা অ্যালিগেশন আছে যে আপনি 18 বছর ভাড়া তুলেছেন কিন্তু কোনো ডেভেলপমেন্টের কাজ করেননি, আপনি নিজেই একটা মার্বেল বাড়িতে থাকেন আর অন্য জায়গায় থাকেন, অনেক কিছু অ্যালিগেশন আছে। ঠিক আছে, কুকুর এখন কুকুরের মতন ভেবালে তো হবে না, ছাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় আর পাগলে কি না বলে, যে পাগল হয় না সব রকম কথা বলে, তার মাথা ঠিক থাকে না, আর ছাগল আছে যেখান সেখান মুখ দেবে সে খাবে, আমি সেটাই ভাবি। ওদের देखो उन्हीं नमाजी महिला, एक मिनट, नमाजी महिला, ईमान वाला महिला, पुराने हाथ এটা दिए, আমার- पुराने हाथ दिए बोलते चाहिए वो হ্যাঁ, महिला। এই দেখুন এটা আমার স্বামীর নামে আর একটা এখনো কথা, মিটার, আরেকটা কথা। স্বামীর নামে এই মিটার শেখ সফিজুল হক, আমার স্বামী ওই মসজিদে মিটার এনেছিল, এখনো চলছে ওনার নামে। এ देखिए सब देखिए, हम दिखा रहे हैं आप लोग, ये देखिए मेरे शोहर के नाम से मीटर अभी भी चल रहा है। काउंसलर और प्रमोटर का नजर पड़ गया है इस पर। अच्छा ये है नया से बचाना है हम लोग ये 50,000 लिया था, इसको भी देखिए वही पैसा, बात है, काउंसलर, वो हिस्सा प्रमोटर का 50 नजर करके पड़ा तो ये 3 होता है। आदमी लिया है। নজরুদ্দিন সরকার যে কোটাকে মুতাবিলি বানানো হয়েছে টাকা এদিকে দেখান, এদিকে দেখান। बोले ना झारुद्दीन सरकार एक मिनट रुकिए, पहले हमको दिखाने दीजिए फिर हम बात करेंगे। ये टैक्स वो जो बोला, हम जो ये टैक्स अभी तो मेरे घर में और भी है, अभी हम थोड़ा मुख्तसर लाया है कागज, ये सब टैक्स है, टैक्स का कागज, ये देखिए ये किसके नाम पे है? ये गयासुद्दीन सरकार जो मेरे दादा थे उनके नाम से टैक्स, अभी म्यूटेशन नहीं हुआ। अच्छा। तो उनका ये आरोप है कि आप टैक्स का कुछ जमा नहीं करती, तो ये सब टैक्स का कागज और है। भी घर में भी है, सुनिए। अच्छा, जो बोल रहे थे, जो मेरे बारे में बोला वो सरासर झूठ है, और हम आवाम के सामने, सबके सामने हमने सबके सामने हम दिखा दिया अपना डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ। हाँ, और हम ये चाहते हैं वो मेरे ऊपर क्या केस करेगा, हम उसके ऊपर करेंगे, देखें वो कितना दूर लेकिन तक आप पर इल्जाम है कि 18 बरस आप सिर्फ लूट के खाए, प्रॉपर्टी का जो है कोई अपने डेवलप नहीं नहीं, किया। डेवलप के बारे में सुनिए, डेवलप के जो बारे में बोल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि डेवलप हो जाए। का जमाने से हमारा उसका केस चल रहा था, 2015 में हम ट्राइब्यूनल से जीत गए, और हम भी इसमें थे कि कोई भी सूरत से ये बिल्डिंग बने, क्योंकि वहाँ पर ये मेरी बहन भी रहती है। हाँ, और हम भी जाते हैं, घर का हालत, बिल्डिंग का हालत बहुत ही खराब है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिल्डिंग नहीं बनेगा, हम भी चाह रहे हैं कि बिल्डिंग बने, लेकिन सलाहियत से बने। हाँ, सबको लेके मिल के बैठ के बात करके बने। सबका बिल रोक दे रहा है, टेनर लोग को बहुत परेशान करके रखा है। अभी एक साहिबा जो वो उनका नाम है हेना तबस्सुम, वो एक ऑडियो भेजी है इरफान भाई को और हमको, आप लोग सुने होंगे इससे पहले उनके साथ क्या किया है और कितना पैसा उठाया, वो भी हम लिख के लाया है। किसी से 1,10,000 लिया, किसी से बिल चेंज का आपका 5,000 लिया, फिर किसी से 1,80,000 लिया, लेकिन पूरा दरख्त भर के है। हम जो दरख्त वगैरह काटते थे ये सब टेनन को मालूम है, आप लोग जाइए टेनन लोग को बुला के पूछिए, वो लोग खुद बोलेगा। लोग कहना है कि उनका कहना है कि आप वहाँ से बजबज से आती थी, भाड़ा उठाती थी, हाँ, चली वो जाती तो थी बोलेगा। और कोई काम नहीं करता। हाँ, वो तो बोलेगा। हम अभी क्या बोला, छागोले की ना खाए और पागोले की ना बोले, वो तो अच्छा, बोलेगा। राकिब मलिक ने ये भी कहा है कि आपने जितने भी इल्जामात उन पे लगाए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद है, झूठ है, वो आप पे भी जो है वो सुरखुरु है, डिफेमेशन का केस करेंगे, तो आप इस पे क्या बोलिएगा? तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, वो केस करेंगे तो हम भी करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सीधा बात।
अच्छा, आप अपने भतीजे के बारे में जो बोल रही थी कि वो मुतवल्ली नहीं होना चाहिए, किस बुनियाद पर बोले, क्या लिखा हुआ? पहली बात है नमाज से वाकिफ नहीं है और ड्रिंक करता है। क्या लिखा हुआ आपको कागज में, क्या है उसमें? तौलियतनामा में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि यसुद्दीन अहमद सरकार जो मेरे दादा वो लिख के गए जो मुद्दे जे पुत्र सुपुत्र होबे সেই মুতওয়াল্লি হবে, যে যদি কোনো না থাকে উপযুক্ত তাহলে আমার কন্যাগণ হবে। কন্যা মানে লড়কি লোক সব আছে, এখানে তৌলিয়াতনামা আছে, দরকার হলে আমি পড়ে শুনিয়ে দেবো, আপনারা শুনে নেবেন। আমি কত বলবো তো অনেক কিছু उन्होंने क्या पर कैसा होना चाहिए वो जो बोल रही थी? जो नमाजी जैसे कि नमाजी होना चाहिए और सबको दे के जो इस खानदान में गरीब रहेगा, जो पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में जैसे हम करते आए हैं सबको दिया है, ये साक्षी है और वो आई है। नहीं हो बेटा, तो आपका भतीजा कैसे आई? जो वो किसी को कुछ नहीं देता, इन लोग सब कुछ देता है। वो जो तौलियतनामा में लिखा हुआ उसके मुताबिक वो नहीं 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 कुछ नहीं, शरीफ लड़का है वो। बहुत शरीफ है। हाँ, आजकल का आया है, अभी उम्र करने गया था वो। तो जो बोलना है बोलिए मीडिया के। हाँ, वो क्या, वो शरीफ लड़का है, वो भी बोल रहे हैं, राखी भी, और वहाँ भी सुनते हैं बोर्ड में, इसलिए बोलता है शरीफ। वो क्या उम्र करके आया है, वो क्या दान खैरात करता है, वो क्या यतीमों लोग को देता है। ये जो है इसे व्यवस्था पूछिए, नहीं इससे पूछिए। अरे इधर ही नहीं, इनको इनका उनका बयान लीजिए, थोड़ा उनका लीजिए। आप क्या रुको ना। तो आपको कैसे हटाया गया मुतवल्ली से? हमको गैर कानूनी तरीके से हमको बोला कि अफकुज्जमान साहब, सुनिए, अरे तो वो भी तो पीड़ित है। अफकुज्जमान साहब बोले कि ज्वाइन में आपको करेंगे, आपको भतीजा के साथ। हम राजी हो गए उन लोग के बात में। लेकिन एक बात बोलेंगे, आप लोग क्राइम को बढ़ावा देते, जब आपने ब्लैंक पेपर पे साइन किया तो फिर आपको दोबारा देखना चाहिए था कि उस पर लिखा क्या अरे गया। वो पेपर दिया नहीं तो अंदर बोला जमा हो गया। अच्छा बात आप ऑल के मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से जी मेरा ये डिमांड है कि जिस पेपर में ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर लिया वो पेपर वापस चाहिए हम लोग। बिल्कुल, हाँ, हाँ, जमा किया बिल्कुल, क्या उसमें वापस लिखा है? आना चाहिए। आप भी इल्जाम के घेरे में हैं इसके। अरे दे दो यार। वो बुला के कोर्ट में, और वो वकील भी किसका, वो भी एक वकील का वकील, यानी अजहरुद्दीन मलिक का वकील, अजहरुद्दीन सरकार का वकील, उनको वक्त कोर्ट में बुला के ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर लेना कितना बड़ा जुर्म है ये मालूम। अभी वो उसके खिलाफ मामला करेंगे तब क्या होगा इसका? अजहरुद्दीन सरकार और उनका अभी वकील उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? দুপুর বেলা কি বিস্কিট খাওয়া ছেড়ে খাই। তো আমি বলতে চাইছি, আমি একটা কথা বলতে চাইছি কি ওনার উপর যদিও অ্যালিগেশন ছিল, তো অ্যালিগেশনটা তুমি তো সাবিত করবে আগে, নাকি উনিকে এভাবে ওনাকে রিমুভ করবে ধোকা দিয়ে তোমাকে আমি জয়েন্ট মোতাবালি করছি। এরকম অনেক জায়গা হচ্ছে वक्फ बोर्ड के ऊपर और वहाँ के लोगों पर। अब मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी मुतवल्ली के साथ नाजायज हुआ, मान लीजिए वो मुतवल्ली जो थी उनको गलत उम्मीद देके धोखा देके कि हम ज्वाइंट बनाएंगे, खाली कागज में साइन कराना ये जुर्म है कि नहीं? तो सिग्नेचर के बाद जब लिख कर आया तो उसमें आपको देखना चाहिए था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरी बात खत्म नहीं हुई। अभी देखिए वो अपनी सफाई वहाँ से उन लोग दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। इनको इनका भतीजा पूरा प्री प्लान, इनको बोला कि आप 10,000 টাকা নিয়ে চলুন, আপনাকে উকিল নিয়ে যেতে হবে না, উকিল আমার আছে, আমার উকিল আছে। উকিল কে আছে? ওই রাকিব মল্লিক ওর উকিল আছে। তো এই বেচারি নিজে উকিল নিয়ে যায়নি, 10,000 টাকাও দিয়ে দিল। वो भतीजा के हाथ में दिया हम पैसा, राकिब को नहीं दिया था, भतीजा लिया। वो बोला कि हम राकिब को दे देंगे, तो हम दे दिया। चलो भाई, তো এটা ধোকা হচ্ছে কিনা আমি বলুন। আমি দেখো আমার কাজ কি আছে, আমি একটা মুতাওয়াল্লি অ্যাসোসিয়েশন, আমার পাশে যদি এরকম কেস আসবে তো আমার কর্তব্য আছে যে আমি ওই কেসটা সম্বন্ধে কথা বলবো এবং অ্যাকশন নিব। এখন আপনি বলুন ইনার মামলা, ইনাকে যদি অ্যালিগেশন হতে কথা আছে, অনেক অ্যালিগেশন ইনার পর, নিয়ম আছে, কানুন আছে। কার উপর অ্যালিগেশন হলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি ওকে কনভিক্ট বানাতে পারো না যত পর্যন্ত সাবিত না হয়ে যায়। কোন কোর্টে সাবিত হয়েছে? হাইকোর্টে কথা বলছো, হাইকোর্টে তো উনি মামলা যখন করলেন হাইকোর্ট বললো না জুরিসডিকশন আছে, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ওখানে যাও। ওয়াকফ হাইকোর্ট ডিসমিস করে নিয়ে অন্য গ্রাউন্ডে, ওনার মেরিট গ্রাউন্ডে ডিসমিস হয়নি। হাইকোর্ট বললো জুরিসডিকশন ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল আছে, ওখানে তুমি যাও।
তো ওটার জন্য ডিসমিস করে। তো এখন কথাটা আছে ইনার পাশে এখনো রাইট আছে কি আমাকে ধোকা দিয়ে আমি মুতাওয়ালি ছিলাম 18 বছর, যদি আমার কোনো অ্যালিগেশন হয় তো আগে অ্যালিগেশনটা সাবিত করতে হবে। নিয়ম আছে হিয়ারিং এ, ওয়াকফ বোর্ডে হিয়ারিং এ নিয়ম আছে, যদি কোনো মুতাওয়ালি উপর বা টেনেন্ট উপর কারোর উপর যদি অ্যালিগেশন হবে তো হিয়ারিং হয় সাবিত করতে হবে কি হ্যাঁ অ্যালিগেশনটা রাইট অর রং। যদি ওই ডিসিশন রেজলিউশন হবার পর যদি ও পার্টি খুশ না থাকে, বলে না রেজলিউশন ইজ রং, আমার বিরুদ্ধে হয়েছে ভুল, তখন ওর রাইট আছে আপার কোর্টে গিয়ে মামলা শুনবাই করবে, ওখানে হিয়ারিং করা হবে, আপার কোর্টে আপিল করবে। কিন্তু ওটা কিছু হতে দেয়নি, ওনার সাথে জোর জবরদস্তি করলো। এবার বলুন যদি এরকম যদি মামলা হয় তো আমরা কারা কথা বলবে ওনার পক্ষে? এই একটা বেবা মানুষ কে কথা বলবে? আমরা যদি না বলবো তো কে বলবে? এটা আমি জানতে চাই। देखिए भाई, हम हक पेशा हक के ऊपर बोलते हैं, हम किसी से डरते नहीं है और नाजायज बात न करते हैं, न किसी को नाजायज बात बर्दाश्त करते हैं बेईमान। ये सवाल है कि सुबह मगरिब बंगाल के अंदर जो वक्फ बोर्ड है, तो उस वक्फ बोर्ड के सिलसिले में आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि वक्फ बोर्ड में जितना भी ये है उससे गरीब गुरबत के लिए उसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए पूरी तरह, लेकिन ये काम तो अच्छी तरह हो नहीं पा रहा है। वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो अच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारा सही फेयर काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, उस पर अच्छी तरह ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो सैयद इरफान शेर साहब से क्या तारुफ है, जानते हैं क्या उनको आप? उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? सैयद इरफान शेर ही को जानते हैं जो मगरबी बंगाल में वक्फ बोर्ड के लिए काम करते हैं, हम उन्हीं को जानते हैं। हर जगह सोशल मीडिया और यहाँ वहाँ उनका ही जो भी जद्दोजहद है उनको उनका ही पता चलता है या देखते हैं, वो हर जगह शामिल रहते आते जाते हैं। उनकी वजह से ही वक्फ बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक वो पहुँच रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सैयद इरफान शेर जो अकेला इस मुहिम में शामिल हैं, उनके साथ आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल होना चाहिए, उनके जद्दोजहद में शामिल होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, हर जगह आवाज़ उठाना चाहिए, है ना। उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका हाथ मजबूत करना चाहिए, जहाँ पे बदउनवानी है वहाँ पे आवाम को लेके खड़ा होना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। इस हिसाब से जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड का काम चल रहा है उसका मकसद ही फौत होता दिख रहा है। ये एक इरफान शेर हैं, उनके साथ और भी जुड़ना चाहिए जो पूरा काम करें अच्छी तरीके। एक सैयद इरफान शेर साहब हैं जो वक्तन फ़वक्तन वक्फ बोर्ड के करप्शन के सिलसिले में उनकी वीडियो आती रहती है, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है आपका? देखिए, इरफान शेर साहब जो ठेटा रोड में है, उनके बारे में हमारी ये राय है कि पूरे कलकत्ते शहर में, बल्कि ये कहिए कि पूरे बंगाल में वही एक ऐसे इंसान है कि जो वक्फ के खिलाफ लड़ रहे हैं। वरना बुजुर्गों ने जो वक्फ किया है, उनके करने का जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। बुजुर्गों ने वक्फ इसलिए किया था कि ये वक्फ जो है किसी गरीबों के काम आए, लेकिन आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में धांधली हो रही है और गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो या तो बिक रही है या गैर कानूनी तरीके से लोगों के कब्ज़े में जा रही है। और इसमें वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो इस तरीके का गैर कानूनी काम कर रहे हैं और लोगों को बुला करके गैर कानूनी तरीके से उनके पेपर पर साइन ले रहे हैं और ले करके कहते कुछ है करते कुछ है। इस तरीके का केस बहुत सारा सैयद इरफान शेर साहब के पास आया है, जिसका हमको इल्म है। जी, बहुत अहम सवाल किया है आपने। वक्फ बोर्ड दरअसल जो बनाया गया है या जो बनाया जाता है, तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वक्फ के जो अमलाक हैं, उसकी मिल्कियतें हैं, वक्फ के अंडर में जितनी भी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी, उसकी हिफाजत करना, सही तरीके से उनके मेंटेन करना और उसका फ़ायदा आवाम को, जिन लोगों के लिए, मखलूक के लिए, खल्क़ खुदा के लिए जो वक्फ किया गया है, तो मखलूक तक उसका फ़ायदा पहुँचे, और ये इसका बुनियादी मकसद है। বিল্ডিং এ ওই বিল্ডিং এ রাকি মল্লিক এসে একটা গোডাউনের মধ্যে কনফারেন্স করছে, ওকে করবার কি গ্রাম আমরা দেখা কেমন কেন একটা